प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 इंग्लिश के लिए, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के बच्चों के लिए है। और हमने इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रोवाइड कराने का प्रयास आपको किया है और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया है कि ये आंसर क्यों होगा। तो 17 क्वेश्चन के आंसर हमने पीछे आपको बताए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो वीडियो तकनीकी खराबी के कारण उससे आगे का नहीं हो पाया है। तो इसमें पहले तो हम आपको 17 के आंसर सीधे सीधे बता देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आगे का फिर एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस आंसर की को। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, टाइगर वाज किल्ड बाय अ हंटर, और इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर होगा जो आपका वो होगा डी। और ठीक है, उसके बाद चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा होगा आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। तो इसका भी आंसर होगा आपको। तो उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा आपको विल बी। ठीक है, उसके बाद चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका है सी डैश कम इट। हाँ, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैजंट। आपको इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पाँचवें की तरफ आते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है स्पीक द ट्रूथ। यहाँ कंबाइन करना है सेंटेंसेस को। आप ये ना सोचें कि मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। पीछे की वीडियो मैंने 17 के आंसर क्यों होंगे ये भी बताए हैं। तो यहाँ आपको मैं, चूँकि दोबारा समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ इसका आंसर पाँचवा का हो जाएगा, आपको ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छठे की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है, छठे क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में आपको आंसर हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा हैड डाइड। ठीक है, और आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आठवें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा आठवें क्वेश्चन के लिए ए। ठीक है, और क्यों होगा ये आप पीछे उस वीडियो में देख लें। और नौवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नौवां क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्यों होगा ये पीछे की वीडियो में देख लीजिए आप। और फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा बी। क्यों होगा ये पीछे के वीडियो में आपको देखना पड़ेगा 17 क्वेश्चन तक, उससे आगे का मैं यहाँ आपको बताऊँगा। और 11वें क्वेश्चन में आते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। तो 13वां क्वेश्चन आपका कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। क्यों होगा इसके लिए आपको पीछे जाना होगा, इट वाज डार्क। अब यहाँ 14वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बस 2 क्वेश्चन और दिस इज द कॉज। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑफ। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी गिव अप। चलिए अब 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम आगे एक एक क्वेश्चन को समझते हुए और क्लियर करते चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, डू यू माइंड डैश इट विथ यू। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है डू यू माइंड, डू डज सब्जेक्ट वी। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट हम जब भी ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा होना चाहिए नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ तो वर्ब दिखाई दे रहे हैं, तो नाउन के रूप में, जीरंड के रूप में टेकिंग, यानी बी ऑप्शन आपका सही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, यानी टेकिंग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 19वां क्वेश्चन जो है टू लगा हुआ है, टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 के रूप में होता है। तो ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी गैम्बल। ही हैज़ टेकन टू गैम्बल। अगर यहाँ पे टू नहीं लगा होता तो आपको सोचना पड़ता, लेकिन जब भी एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आएंगे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट आएंगे, तो एक वर्ब आपको टू के साथ आएगा, यानी इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन में आते हैं। फिर कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं आई सेड लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट का टेंस है।
तो पहला पार्ट भी हमारा पास्ट का ही होगा, 3 सेंटेंस पार्ट का है। ही डिड नॉट है, ही हैडंट है और ही डिड नॉट है। तो बी ऑप्शन तो पहले नहीं होगा। उसके बाद हैड नॉट भी नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हैड भी3 ऑब्जेक्ट जब हम लेते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दूसरी तरफ हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास बचता है सिंपल पास्ट का, यानी डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड। तो टू का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ही डिडंट लिसन व्हाट आई सेड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21st क्वेश्चन, डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। फिर यहाँ पे जो आपको है वही जीरंड से रिलेटेड सेंटेंस देखने को मिल रहा है, और जीरंड से रिलेटेड सेंटेंस का मतलब होता है कि आईएनजी लगाना। यहाँ दोनों आप लिख सकते हैं, टू साइकिल और साइकिलिंग। तो ज़्यादा सही कौन सा होगा, जिसको आंसर माना जाए वो कौन सा होगा? तो आइए उसके लिए हमको करना होगा, साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। तो बी ऑप्शन सही होगा। अब ए ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि साइकिल ऑलरेडी एक नाउन के रूप में भी यूज होता है, तो वहाँ टू साइकिल लिखना एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। तो साइकिलिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन होगा। अब यहाँ 22nd क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड अ बिट ऑफ फ्रेंच। जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड अ बिट ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, स्पीक्स है, स्पेक है और स्पीकिंग है और इज स्पीकिंग है। तो जो हैबिचुअल सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यानी स्पीक्स हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 23rd की तरफ आते हैं हम। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। जो डिजीज फैलते हैं कॉन्टैक्ट के माध्यम से, अभी आप बहुत अच्छे से इससे परिचित हैं क्योंकि अभी एक बहुत ही खतरनाक डिजीज फैल रहा है इन्फेक्शन से, कोरोना वायरस। तो इन्फेक्शन से फैल रहा है, इन्फेक्शियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संपर्क में आने से फैलता है, इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शियस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लाइक माई बिल्स, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन। आई लाइक टू पे माई बिल्स ऑनलाइन। टू पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर जीरंड को यूज करेंगे, पेइंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं द फोन रैंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे कहता है द फोन रैंग, एगो तो आना ही है, ए फ्यू मिनट्स एगो हमको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंड एगो फ्यू मिनट्स तो ये गलत दिखाई दे रहा है सेंटेंस हमको। ए फ्यू मिनट्स एगो, एगो ये करेक्ट ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए फ्यू मिनट्स एगो। चलिए उसके बाद कहता है डैश माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। 26 में देखिए, आई डैश माई मोबाइल एनी मोर, आई एम नॉट यूजिंग माई मोबाइल एनी मोर। तो ए ऑप्शन हमको सही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिडंट यूज अगर हम करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये एनी मोर लगा हुआ है जो प्रेजेंट को डिनोट करता है। डोंट के साथ यूजिंग नहीं हो सकता और आई के साथ डजंट नहीं हो सकता, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग। ठीक है, तो डजंट यूज़ करते वहाँ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं। डोंट के साथ यूजिंग नहीं हो सकता है और डिडंट तो करना ही नहीं, क्योंकि एनी मोर लगा हुआ है जो हैबिचुअल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब ये तो बहुत आसान चीज़ है, कहता है कि सबसे सही इसका प्रोनाउंसिएशन यानी वर्ड स्पेल्ड किया गया है वो कौन सा है, तो गवर्नमेंट। आप जानते हैं गवर्नमेंट में एन साइलेंट होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप खुद भी सोच सकते हैं और सोच सकते हैं क्या, एक बार थोड़ी सी नज़र डालेंगे। एन साइलेंट होता है मैंने कह दिया, तो एन है कहाँ, डी ऑप्शन में एन है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। व्हाट डैश इन द इवनिंग्स, व्हाट डैश इन द इवनिंग्स। अब ये डेली यूजेस वर्ड आ जाते हैं 28th में। कहते हैं 28th में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो डेली व्हाट डैश इन द इवनिंग्स, व्हाट यू आर डूइंग इन द इवनिंग्स। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने कहा कि डेली यूजेस सेंटेंसेस किस टेंस में लेने हैं हमको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में लेने हैं। तो व्हाट यू डू इन द इवनिंग, तो यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो आपका है वो सही होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फिर आपको कह रहा है मिलीनियर का सही स्पेलिंग देखने के लिए, तो मिलीओनियर, ओहो मिलीनियर, आपको यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, तो मिलीओनियर एयर कर दिया, मिलीनियर होता है NAIRE
NAIRE, देखिए मिलियन और एयर AIRE। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है 29th का? तो ध्यान से देखिए, डी ऑप्शन जो आपका है वो सही है मिलेनियर के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या आते हैं, कहता है आई डोंट नो डैश मनी ही हैज़। तो मनी को हम हाउ मच या हाउ मेनी, दो ही ऑप्शन आपके पास आता है, व्हाट मेनी तो होना नहीं है, विच मेनी होना नहीं, हाउ मेनी या हाउ मच। तो इसको अनकाउंटेबल डिनोट किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हाउ मच मनी ही हैज़। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज़, मैं नहीं जानता उसके पास कितने पैसे हैं। आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क, आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क। 31st फिर एक बार ध्यान दीजिए आपको, फिर ये हैबिचुअल सेंटेंसेस है, तो आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क्स। हैबिचुअल सेंटेंसेस इंडेफिनिट में आते हैं, तो आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क्स। अब सरिता इज डैश हर हैंडबैग। इज आरएम के बाद कौन सा वर्ब आप लेना चाहते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। सरिता, अब इज लगा हुआ है तो इज आरएम के बाद ING आता है, तो सरिता इज कैरिंग हर हैंडबैग। अब अगर ये पैसिव में होता, काम करने वाली सरिता खुद नहीं होती, तो इस आरएम के बाद B3 हम लिख सकते थे, कैरिड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है वो सरिता ही है और हैंडबैग जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा B, कैरिंग। चलिए उसके बाद देखते हैं 33 क्वेश्चन, आई एम द डैश इन द फैमिली। द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री ढूंढेंगे हम, तो सुपरलेटिव डिग्री हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 34th क्वेश्चन में आते हैं। 34 क्वेश्चन कहता है ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इट्स मीन ये पैसिव वॉइस हो सकता है, क्योंकि अगर इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम मानेंगे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे नहीं आएगा। और थर्ड फॉर्म अगर आता है तो दो कंडीशंस आपके होते हैं, एक तो होता है कि सब्जेक्ट हैव हैज़ V3 ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही डैश पनिश्ड फॉर लाइंग, उसे झूठ बोलने के लिए, तो यहाँ जो पनिश करने वाला है वो एब्सेंट है, यानी पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में हैज़ तो हो नहीं सकता, हैज़ बीन होता, हैड बीन हो सकता था, लेकिन वाज एक ऐसा है जो हो सकता है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर है डिफरेंट, DIFFERENT, ये कहाँ मिला, तो सी ऑप्शन में मिला, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी, हो गया करेक्ट आंसर। अब कहता है इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आर्टिकल चूज करना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा यूनिक के साथ। तो आपको पीछे अगर आपने वीडियोस देखा होगा आर्टिकल का तो आपको याद होगा अ, व और यू अगर उच्चारण हो किसी वोवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के, तो वहाँ पे ए को यूज करते हैं, तो ही इज ए, इट इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। अ व यू के साथ क्या लगता है, ए लगता है अगर उच्चारण हो वोवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के। वैसे वोवेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड जो होते हैं वो एन लेते हैं अपने पहले, लेकिन अ, व और यू से अगर प्रोनाउंसिएट हो रहे हों तो उसके साथ आपको क्या लेना होता है, ए लेना होता है। चलिए अब 37th क्वेश्चन में आते हैं, और अब यहाँ से हमारा जो है ये ज़्यादा रोचक दिखाई दे रहा है। कहता है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिर कुछ तो खास बात है हिंदुइज्म में जिसने इसको अब तक बनाए रखा है। और जैसे इस सेंटेंस को मैंने पढ़ा मुझे याद आया कि महात्मा गांधी ने अपने लेख में जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इस सेंटेंस को यूज़ किया है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा है द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज रिटेन बाय। ये तो बहुत आसान है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनके स्पीच का ही नाम था भारत इज़ माई होम, जो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दी थी। चलिए उसके बाद आते हैं 39th क्वेश्चन की तरफ। सीगा नोया इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। आपने अभी हाल ही में इस वीडियो को देखा है, पढ़ा है, तो जैपनीज़ जिसमें एक 12 वर्षीय बच्चे का जिक्र है, और आपने इसमें पढ़ा है उस बच्चे की करामात को, द आर्टिस्ट को, जो एक जापानीज राइटर के द्वारा लिखा गया है। जापान की कहानी, एक 12 वर्षीय बच्चे दी आर्टिस्ट, ठीक है,
द आर्टिस्ट लेसन आपने पढ़ा है इनका। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर। तो जैसे प्रेस की बात आती है, ये लेसन हम लोग अभी पढ़ने ही वाले हैं, अभी लेसन को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जल्दी ही हम इस लेसन का वीडियो लाइन बाय लाइन आपके पास रखने वाले हैं। लेकिन इसका आंसर होगा क्या? लेसन है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, लेसन है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, और उससे लिया गया है इसको। तो यहाँ पे ग्रांटेड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उस लेसन से इस सेंटेंस को आप फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चलिए उसके बाद है नॉट इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज़ फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आपने इस वीडियो को देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप इसको देख लेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डॉन की रचना है, मेटाफिजिकल पोएट, उनकी रचना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज़। लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था? ये लेसन भी हम लोग अभी नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं पहले भी कि नतालिया के कुत्ते का नाम लैब था और लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, गेस। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इस वीडियो को। अब पर्ल एस बक वाज डैश बाय बर्थ, पर्ल एस बक बाय डैश बाय बर्थ। तो पर्ल एस बक इनकी रचना आपको याद है कौन सी है? पर्ल एस बक की रचना याद कीजिए, पढ़ा नहीं है अभी हम लोगों ने, लेकिन राइटर का नाम जो है, ऑथर का जो नाम है वो आपको बार बार याद रखने के लिए मैं फोर्स करता हूँ। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई इनके लेसन का नाम है, और ये जन्म से अमेरिकन थे। ठीक है, अमेरिकन थी, माफ़ कीजिएगा, जन्म से ये अमेरिकन थी। और इनका चाइना में भी कुछ नाम है, इनका चाइना में इनको नाम दिया गया है साई जन जहू, साई जन जहू, साई जहन जहू इनका नाम है चाइना में। ठीक है, ये बाय बर्थ अमेरिकन थी। और लिप्स ऑफ ग्रास इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम, लिप्स ऑफ ग्रास इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम। आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा है कि आपकी एक कविता की जो पंक्तियां हैं वो इसी से ली गई है, लिप्स ऑफ ग्रास से, और वो है, उस पोएम का नाम है क्या? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो कलेक्शन ऑफ पोएम का नाम है वाल्ट व्हिटमैन का लिप्स ऑफ ग्रास, और उसी में से कुछ अंश आपको पढ़ने के लिए दिया गया है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, उसके बाद 45th क्वेश्चन को देखते हैं। बेंजे वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, बेंजे वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड। तो बेंजे ये द अर्थ से लिया गया है, जिसको हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेंजे जो है उनके माता पिता की जो ज़मीन थी वो जो लैंड ऑनर है उससे खरीदना चाहता है, तो बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंजे बाई वांटेड टू बाई हिज पेरेंट्स लैंड। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटेन बाई, ये एक बहुत ही खूबसूरत रचना है पैराडाइज लॉस्ट, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, अगर आपको पढ़ने का अवसर मिले तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? जॉन मिल्टन के द्वारा इसको रचित है ये। चलिए 47th क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स एंड लवली हेड इज टेकन फ्रॉम। और आपको अगर याद करेंगे तो आपको सीधे से याद आ जाएगा कि ये जो है आपको कहाँ से लिया गया है। याद कीजिए, ये पोएम आप पढ़ चुके हैं, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये पंक्ति आपको दिखाई देगी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो आप देख चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। चलिए उसके बाद देखते हैं। आप कहते हैं कि द पॉक्टीज इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश। अब वो क्या मतलब क्या लिसन सुनना चाहती हैं? तो जो आपको फ्रोजन एयर यानी ठंडी हवा, तो फ्रोजन एयर वो सुनना चाहती, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी,
होजेनियर, इसको भी आप अगर एक बार, जैसे ये वीडियो भी अवेलेबल है आपका इस चैनल पे, देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ही जस्ट वांटेड टू लिसन टू द होजेन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, टी.एस. इलियट इज अ डैश पोएट। कहते हैं कि टी.एस. इलियट किस प्रकार के पोएट थे? रोमांटिक थे, विक्टोरियन थे, वार पोएट थे या मॉडर्न पोएट थे? तो आपको मैं बता दूं कि टी.एस. इलियट को मॉडर्निस्ट पोएट कहा गया है, यानी आधुनिक कवि कहा गया है इलियट, यानी डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, अगर इसको देखेंगे तो ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज जो होता है डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक कहा जाता है, नोन एज डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक इसको कहा गया है। और डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक, और ये आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ा होगा। मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज़ें होती है, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, मॉडर्न इंग्लिश में आपको इसको जानने को मिलता है। इस सेंटेंस में अगर मान लीजिए यहाँ ऑप्शन में हमारे होता है डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक, तो हम उस ऑप्शन की ओर जाते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा सिर्फ उस चेंज के बारे में बता रहा है कि कहाँ से लिया गया है, मॉडर्न इंग्लिश से लिया है, ओल्ड इंग्लिश में है या द ग्रेट वोवेल शिफ्ट में है। तो ये जो है या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में है तो मॉडर्न इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज डाइक्रोनिक लिंग्विस्टिक होता है। चलिए तो ए इसका करेक्ट आंसर आपको होगा। 51st क्वेश्चन, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज फ्रॉम। और बहुत छोटी सी कविता है, आपको मैंने पढ़कर बताया है लाइन बाय लाइन, तो इसका आंसर तो एकदम आंख बंद करके आप एन इपिटाप लगा दीजिए। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज फ्रॉम, आप एक बार किताब पलट के देख लो, पहली लाइन में मिल जाएगा, 4 लाइन की तो वो कविता ही है एन इपिटाप, तो वहाँ आपको दिखाई देगा ये लाइन। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, अनटचेबल और कूली किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत ही पॉपुलर है अनटचेबल, खास तौर से जो हर किसी को जानना चाहिए। तो आपको ये इंडियन राइटर के द्वारा लिखा गया है, और उस इंडियन राइटर का नाम है मुल्क राज आनंद। आपको मौका मिले तो कभी इसको पढ़ सकते हैं, अनटचेबल, मुल्क राज आनंद, यानी M.R. आनंद, यानी आपका ऑप्शन है बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह यहाँ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं हेल्प लेता हूँ जो ओरिजिनल क्वेश्चन सेट है उसकी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट। ओह चलिए मैं अभी ओरिजिनल क्वेश्चन की हेल्प लेता हूँ। क्या है ये क्वेश्चन अभी देखता हूँ मैं। हिंदी ऑप्शन, हिंदी, ओह माय गॉड इट्स टू लेजी, इट्स ओके, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू सी। तो मुल्क राज आनंद की तब तक बात करते हैं, जब तक मैं क्वेश्चन अपना निकाल रहा हूँ तब तक। मुल्क राज आनंद जो हैं वो एक इंडियन राइटर हैं, और इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद का जो अनटचेबल है वो बहुत ही खूबसूरत रचना है अनटचेबल। तो वो आपको जब भी मौका मिले तो आप पढ़ लेना उसको। चलिए अब हम आ गई है क्वेश्चन, तो हम 53 क्वेश्चन ना, हाँ 53 क्वेश्चन, तुगलक। 53 क्वेश्चन आपका है कि तुगलक इज रिटन बाय, तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है? तुगलक इज रिटन बाय, तो ये आपका जो ऑप्शन डी है गिरीश कर्नद, तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, गिरीश कर्नद। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 54 क्वेश्चन क्या है। हो सकता है यहाँ आपको स्पष्ट, मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन की मदद ले रहा हूँ। डैश इंग्लिश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, हमारे लिए कौन सी इंग्लिश? अच्छा, दुनिया में 2 प्रकार की इंग्लिश है, एक तो ब्रिटिश लिंग्वा है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। तो हमारे यहाँ कौन सी इंग्लिश बोली जाती है? तो यहाँ तो ऑप्शन इसने दिया है ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो वैश्विक है वो अलग चीज़ हो गया। मिडल नहीं, मिडल भी हमारे पास नहीं है। अमेरिकन नहीं भैया, हमारे पास अमेरिकन भी नहीं है, हम पढ़ते हैं ब्रिटिश लिंग्वा, और हमारे पास जो टोन होता है वो ब्रिटिश लिंग्वा यानी ब्रिटिश इंग्लिश, यानी ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश इंग्लिश को ही हम लोग यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 55th क्वेश्चन को देखते हैं। 55th क्वेश्चन कहता है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, तो मैं आपको बता दूं कि रोमांटिक रिवाइवल की अगर बात करें तो जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन, ये वो नाम है जो रोमांटिक रिवाइवल ऑफन एसोसिएटेड विथ जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? तो जॉन ड्राइडेन सबसे पहला ऑप्शन है
और चौथा ऑप्शन है जॉन मिल्टन। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों की बात करनी होगी तो हम अगर एक आंसर चुनना होगा तो जॉन ड्राइडन एक बड़ा नाम है जॉन मिल्टन की तुलना में और पहला नाम है, तो इसलिए जॉन ड्राइडन को हम इसका सही ऑप्शन मानेंगे। अगर जॉन ड्राइडन नहीं होते, अगर ऑप्शन में आपको जॉन ड्राइडन के बदले अलेक्जेंडर पॉप मिलता, विलियम वर्ड्सवर्थ मिलता या सिर्फ जॉन मिल्टन मिलता तो आप उसको टिक कर सकते हैं। जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन ये रोमांटिक रिवाइवल को एसोसिएट करते हैं। ठीक है, 56 क्वेश्चन में आते हैं। कहते हैं आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल। ये पहले लेसन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। इसका ऑप्शन होगा डी, होम, ट्रू होम रूल। ये आखिरी स्टेंजा में आपको वहाँ पढ़ने को मिला होगा अगर आपने वीडियो ध्यान से पढ़ा है तो। और चलिए 57th क्वेश्चन में आते हैं। चलिए यहाँ फिर अब से ये 4 क्वेश्चन में दिक्कत था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग किस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, किस बंटवारे को? तो वो धार्मिक बंटवारा जो है रिलीजियस, उसको डिसलाइक करते हैं। आपको याद होगा उन्होंने जो कास्टिज्म रिलीजियस जो वहाँ मार्टिन लूथर किंग का जो हमने पढ़ा है आई हैव अ ड्रीम, ये लेसन का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, जो एक स्पीच रहा है। तो उसमें उन्होंने इसी चीज़ पे काफ़ी जो घेटोज़ हैं उसके बारे में बात की है और जो धार्मिक भेदभाव है उसको वो नापसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कास्ट भी एक ऑप्शन हो सकता है, रेशियल तो हो नहीं सकता है, जेंडर बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो कास्ट हो सकता है या रिलीजियस हो सकता है। तो रिलीजियस में जब हम करते हैं तो सभी कास्ट की बात आ जाती है, तो रिलीजियस एक अप्रोप्रिएट आंसर हमको दिखाई देता है। तो ग्रुप ये डी आंसर हमारा सही आंसर होगा। ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स इज सोनेट। सोनेट कितनी पंक्ति की होती है ये तो आप सबको याद होगा कि 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। सोनेट 2 प्रकार का होता है, एक तो इटालियन सोनेट है और एक शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो 4 स्टेंजा में लिखी जाती है, 4 4 4 और 3 की 4 स्टेंजा होती है उसमें। और जो इटालियन सोनेट है उसमें 2 स्टेंजा होती है, 8 और 6 की। ठीक है, तो ऑक्टेट और सेस्टेट उसमें होता है। चलिए 59th क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। स्वर कोकिला सरोजनी नायडू इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो डी आंसर हमारा, आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, डी क्वेश्चन जो आपका है सरोजनी नायडू, ये आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं द नियरेस्ट टावर ऑफ डैश वाज 1000 माइल। ये आपको फायरहैम पोइट्री से लिया गया है। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा साइलेंस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ बच्चों की 17th क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक का हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और पहले से 17 तक का आपको आंसर बताया है। एक वीडियो जो कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसमें 1 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, बताया है कि ये आंसर क्यों होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। हम मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ और नए लेसन्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।